हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समान हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, या स्वर कहते हैं, या फिर व्यंजन कहते हैं, या फिर अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। व्यंजन ये अक्षर से बन ही नहीं सकता, बिना स्वर के बन नहीं सकता व्यंजन। इसे कहते हैं क्या? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, ना, बा या सा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, ये है गा। गा नहीं, है बा। बा इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या, बा, रा, ला, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3, जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, दीर्घु समास या तत्पुरुष समास। जिसमें पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। कहते हैं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा या जा। ऊष्म व्यंजन है हा। ऊष्म व्यंजन हा, इनकी संख्या भी 4 होती है। सा सा और सा सा ह, सा सा पिप्ट सा ह। ये क्वेश्चन नंबर 5, जो शब्द दो वाक्यांशों तथा शब्दों का जोड़ने का कार्य करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिया विशेषण, या संबंध बोधक, या विस्मयादि बोधक, या समुच्चय बोधक। ये कहलाता है समुच्चय बोधक। दो वाक्यांशों तथा शब्दों को जोड़ने का कार्य करने वाला समुच्चय बोधक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुली का अंगुल, अंगुरी, उंगली या इनमें से कोई नहीं। अंगुली का जो तद्भव रूप है यह है उंगली, उंगली। क्वेश्चन नंबर 7, समास कहते हैं शब्दों के मेल को, अक्षरों के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, या व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को। समास कहते हैं शब्दों के साथ मेल को कहते हैं समास, और अक्षरों के मेल को कहते हैं संधि। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया विशेषण एक भेद है, इसका अव्यय का, विशेषण का, निपात का या समापिका का। क्रिया विशेषण जो है ये है अव्यय का भेद। किसका? अव्यय का भेद। क्वेश्चन नंबर 9, गणेश का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, कुबेर, एक दंत या सुधाकर। गणेश का पर्यायवाची शब्द है यह एक दंत, एक दंत। क्वेश्चन नंबर 10, यही लोक का विपरीतार्थक शब्द है। यही लोक का विपरीतार्थक शब्द उपकार या पाताल, आदि या परलोक। यही लोक का विपरीतार्थक शब्द है यह है परलोक। क्या है? परलोक। क्वेश्चन नंबर 11, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना, ये नहीं होगा। भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, ये भी नहीं होगा। गृहस्थी के झंझटों में फंसना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लगना। जिस कार्य के लिए आए थे उसे छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची क्या? राजीव, या कुवलय, या जलद, या अम्बुद। कमल का जो पर्यायवाची है वह कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है, यह है जलद। जलद जो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची। अम्बुद जलद का किसका? कमल का पर्यायवाची। कुवलय भी है, राजीव भी है। क्वेश्चन नंबर 13, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे बल प्रदान करता है क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं, या निपात कहते हैं, या विकारी शब्द कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। अव्यय शब्द प्रत्यय भी बाद में ही लगते हैं, लेकिन जो है अव्यय नहीं होते हैं। ये निपात जो होते हैं किसी बाद में लगते हैं किसी शब्द के, और उस पर बल भी प्रदान करते हैं, ये होते हैं निपात, होते हैं निपात होते हैं। विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कर्ता का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, या रा ला बा, या ता था दा धा, या चा छा जा झा। ऊष्म वर्ण जो हैं हिंदी में ये हैं पहले वाले सा 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, और या रा ला ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ता था दा ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15,
जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता? क्या शास्त्री कहलाएगा, या व्याकरण कहलाएगा, या व्याकरणविद कहलाएगा? इनमें से नहीं को व्याकरणविद लगाते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन व्याकरणविद नहीं होगा। इसका सही आंसर है जो व्याकरण जानता है वह कहलाता है व्याकरण, व्याकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, या फिर अव्यय के साथ? कहाँ से कृदंत, कहाँ से क्रिया? कृदंत जुड़ते हैं हमेशा क्रिया के साथ। किसके? क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत, और क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युद्ध स्थविर, युधिष्ठिर, युद्ध स्थिरक, योद्धा स्थायी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कहते हैं, इसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 18, कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन, या कमल के समान नयन, नयन कैसे हैं? कमल जैसे। इसमें क्या होगा? अव्ययभावी समास, या तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास? कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहाँ विशेषण और विशेषता बजाई जाती है, विशेषण विशेष होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्यय में इसमें उपसर्ग पहले लगे होते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? कमल के समान नयन, यहाँ बताई जा रही विशेषता, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में गड़ना, गौर से देखना, मन में खटकना, या सहन ना कर पाना, या वस्तुओं को पाने की उत्कट लालसा रखना। आँखों में खटकना, आँखों में कौन खटकता है? आँखों में कौन खटकता है? तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जो मन में खटकता, मन में खटेगा, आँखों में क्या हो जाएगा उसके लिए? जो मन में खटकेगा वो इच्छा नहीं लगेगा, वही हो जाएगा आँखों में, आँखों में गड़ना, आँखों में गड़ना हो जाएगा ये, आँखों में गड़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, या संश्लेषण। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, न उखाड़ फेंक देना, विनाश कर देना। जैसे पेड़ लगा हुआ, उसे पेड़ काट दो तो उन्मूलन से ख़त्म कर देना, इसे उखाड़ फेंकना, उसे जो चीज़ लगी है उसे उसे ख़त्म कर देना, उसका हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का उल्टा हो जाएगा रोपण। रोपण मतलब लगाना, जैसे पेड़ को लगाना तो रोपण कहलाता है, पेड़ को काटना खत्म करना कहलाता है उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है उसमें? अंत्याक्षरी, या पूजनीय, या तदोपरांत, या कवियत्री। इसका कवियत्री नहीं होता है, इसका होता है ये कवियत्री होता है ये इसका। और तदोपरांत जो होता है, तदुपरांत कुछ नहीं होता, तदुपरांत होता है। और पूजनीय का हो जाएगा, पूजनीय नहीं होता, ये गलत है, पूजनीय होता। अंत्याक्षरी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का मरकट, बानर, कपी, या हरी। बंदर का जो तत्सम रूप है ये क्या है? बंदर का तत्सम रूप ये है बानर। तत्सम, बंदर का तत्सम रूप बानर है। इसका मतलब बंदर जो खुद कैसा तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, बाजाल का संधि विच्छेद होगा कैसा? बाजाल का संधि विच्छेद बाघ प्लस जाल, बाजाल का संधि विच्छेद बाघ प्लस जाल, बाघ प्लस जाल, या बाघ प्लस जाल, या बाघ प्लस जाल। बाजाल का संधि विच्छेद, अजाल का संधि विच्छेद है ये कौन सा? बाघ धन जाल, बाघ धन जाल। पहले वाले शब्द जो उसमें काम है हलंत लगेगा इसमें, जो कि पूरा नहीं होता, इसमें स्वर नहीं है पहले वाले में, काम है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है? बैगार की आदत होना, बैठे बैठे बैगार की आदत हो जाती है, या बैठे बैठे बैगार होती है, या निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, या बैगार की आदत न डालना। बैठे से बैगार भली, जहाँ बैठे हो तो कुछ ना कुछ काम करते रहो वही अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। क्वेश्चन नंबर 25, या रा ला बा व्यंजनों को कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। स्पर्श व्यंजन कहाँ से मातक ये 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या रा ला बा ये 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन सात सार तीनों सार हाँ ये कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसका या रा ला बा का सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का कपट, या कारपेट, या कपट, या कपड़ा,
इसका करपट हो गया, हाँ क्या करपट लिखा है, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा सही है, करपट का जो तद्भव रूप है यह है कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? यह है कपड़ा। सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाक्य बताना। सकर्मक क्रिया का वाक्य, मंदाकिनी सोती है। सोना कैसा है? सकर्मक क्रिया है? नहीं है। क्यों? इसमें सकर्मक का मतलब साधन कर्म, सकर्म जो कर्म सहित है वो क्रिया जो कर्म सहित है, सकर्म है। सोना सकर्म क्रिया नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह भी नहीं है सकर्म क्रिया। बालक खिलौना पाकर हंसता है, हंसना भी नहीं है, उड़ना भी नहीं है सकर्म क्रिया। अब बालक बालिका लिख रही है, लिखना, लिखना इसमें कार्य हो रहा कर्म के साथ, तो इसमें हो जाएगा कौन सा आ जाएगा सही आंसर इसका? हो जाएगा सकर्मक में बालक बालिका लिख रही है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, बिल्कुल समीप है इसलिए नाक का बाल है, या फिर अधिक प्रिय होना, या फिर कष्ट देना, या फिर पालतू होना। नाक का बाल होना मतलब किसी का बाल बांका ना कर पाओगे तुम, जो तुम ना कर पाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना, क्या अधिक प्रिय होना, इतना प्रिय है कि तुम्हारे घर में आग कोई बैठ जाए तो उसका बाल बांका नहीं होना, तो तुम्हारा इतना प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 29, कवित्री का संशोधित रूप क्या है? कवित्री का सही वतनी बतानी है। कवियत्री या कवियत्री या कवियत्री या फिर कवियत्री, इसका सही आंसर है कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 29 का 30, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि पर्यायवाची शब्द नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रजनी, समीर, विहारी या निशी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है समीर। समीर जो है ये किसका है? ये है वायु का, समीर है वायु का। रजनी भी और विहारी और निशी, ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूँ। सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा इसका। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे इसमें कार्य कर रहे हैं, यह सकर्मक क्रिया। और छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, हंसना सकर्मक क्रिया नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, और ये टहलना भी नहीं है। सकर्मक क्रिया इसमें काम हो रहा है, वो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द अनवय का संधि विच्छेद है। अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। अनवय का संधि विच्छेद सही है, यह है अनुधन आय, पहले वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप उठना, कलेजे पर सांप लौटना का मतलब क्या? मतलब एकदम दुख हो जाना, बहुत ज़्यादा दुख हो जाना, बहुत ज़्यादा जल जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34, यथारुचि में समास है कौन सा? यथारुचि में समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें इसमें क्या होता है? उपसर्ग लगा होता है सबसे पहले, जैसे इसमें यथारुचि है तो यथा शब्द में इसमें उपसर्ग लगाया था, इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौड़ होता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद होता है प्रधान। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, स्थावर का विलोम बताना। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर जो एक स्थान पर है, हिले डुले नहीं, चले नहीं, होता स्थावर। और क्या इसका उल्टा विलोम हो जाएगा? जंगम। इसका विलोम शब्द बताना, विलोम, जंगम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ये गलत लग गया, स्थावर का से छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना। पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। नीचे दिए विकल्पों में से सही शब्द कौन सा? पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। क्या होता है? तत्सम। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के ऐसे शब्दों का जो प्रयोग लिया था वही होते हैं
जो संस्कृत में होते हैं वही होते हैं तत्सम। पड़ोसी गोधूम बहु या शहीद, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द, बाकी इसका तद्भव होता गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्दों में गुण संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किन शब्दों में गुण संधि है? हिमालयन, तल्लीन, देवेंद्र इत्यादि। गुण संधि किसमें? गुण संधि है इसमें देवेंद्र में। इसकी ट्रिक है कोई बीच वाले अक्षर जिस पे एक मात्रा लगी हो, इसमें देवेंद्र है, जैसे देवेंद्र बीच वाले अक्षर पे एक मात्रा लगी है तो ये गुण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताने, 2, 4, 6, 8। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं कितने? ये होते हैं 4 शब्द, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, टीटी, डीवी। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। जो का त्यों प्रयोग करते हैं तत्सम। और संस्कृत का जो बदल कर हम अपने भाषा में लिखते हैं ये होते हैं तद्भव। और देशज जो हमारे देश से जन्म लिया, विदेशज जिन्होंने हमारे देश से जन्म नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वाचनालय, रूढ़ शब्द है वाचनालय, समतल, पशु विद्यालय। रूढ़ शब्द जो होते हैं इनको और तोड़ने पर उनके अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं रूढ़। उसमें कौन सा पशु। इसकी ट्रिक क्या रूढ़ शब्द की? जो सबसे छोटा वो है रूढ़ शब्द, जिसके और विभाजन ना हो सके, तो शब्द का होने के बाद अर्थ ना दे, वो होता है रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द रचना के आधार पर बताना है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कितने शब्दों का कौन शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ शब्द बताना। योग रूढ़ पवित्र, विनिमय, कुशल या जल। शब्द रचना के आधार पर जो योग रूढ़ शब्द है यह है जलज। कौन सा है? जलज। योग रूढ़ इसके टुकड़े करने पर अर्थ दे सके वो होता है इसमें। और दूसरी ट्रिक ये इसमें बहुब्रीहि समास हो, योग रूढ़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या वैभव। रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें है वैभव। ये तीनों जा वाले ये कमल के पर्यायवाची हैं, रूढ़ शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर और उनके अर्थ ना हो पाए, दोनों टुकड़ों के अलग अलग, जोड़ने पर पूरे एक का अर्थ हो जाता है, तो ये होता है रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 43, परीक्षा शब्द निम्नलिखित शब्दों में किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, विदेशज या देशज। परीक्षा जो आता है ये आता है तत्सम में। किसमें? तत्सम में आता है परीक्षा। इसका तद्भव हो जाएगा परख, हो जाएगा परख होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द हमारे देश का तो है नहीं, अब देश का नहीं है तो विदेश का, तो विदेश का हो जाएगा विदेशज। विदेशज ये इंग्लिश का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज जो हमारे देश में जिसने जन्म लिया, अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। इसका देशज हो जाएगा लोटा शब्द। कौन सा? लोटा, यह देशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 46, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाग। योग रूढ़ शब्द है इसमें लंबोदर। इसमें बहुब्रीहि समास हो या फिर जिन टुकड़े करने पर इसके दोनों टुकड़ों के अलग अलग अर्थ होता है योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। योग रूढ़ शब्द कौन सा बताना? योग रूढ़ शब्द है यह विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 48, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त कर पाते हैं तो कौन थे क्या कहलाते हैं शब्द? प्रयोगात्मक शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द या विपरीतार्थक। ये हो जाएंगे कौन से? समानार्थक शब्द। सूक्ष्म अंतर होता है फिर इसमें हो जाएंगे समानार्थक शब्द। क्वेश्चन नंबर 49, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। यौगिक शब्द बताना। इसमें यौगिक शब्द है ये है कौन सा? यौगिक शब्द में आइए पाठशाला जिनके दोनों टुकड़ों के अर्थ होते हैं वही होता है यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 50, हलधर में कौन सा समास है? हलधर में कर्मधारय धारण समास, तत्पुरुष समास, कृंत समास या फिर बहुव्रीहि समास। कर्मधारय हो जाए कर्मधारय
कर्मधारय। हलधर में कौन सा समास होता है? हलधर में हल को धारण करने वाला, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें सही आंसर बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही क्लास की मैंने और प्ले लिस्ट बना के डाल रखी है, आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।